Hello friends, today we are going to discuss about last part of classification of research which is based on objective. So this is our part 3 and the last part of classification of research. Now on the basis of objective, the research classification is of 15 types. These are exploratory research, explanatory research, descriptive research, experimental or causal research, ex post facto research, observational research, development research, analytical research, historical research, social research, action research, clinical research, phenomenology research, ethnography research, and grounded theory. Okay, these are of 15 types on the basis of objectives. फर्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. ठीक है, तो जैसा कि इसका नाम है एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी का मतलब एक्सप्लोर करना. ठीक है, तो ऐसी रिसर्च जिसमें हम जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम डिफाइन की है हमने, उसको हम केवल एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसका कोई कंक्लूसिव आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहे. ठीक है, केवल प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं. उस ऐसी प्रॉब्लम्स लेते हैं जो अनटच्ड एरिया है, जिन एरियाज में ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, तो ऐसे एरियाज को लेते हैं. ठीक है, और फिर उनको एक्सप्लोर करते हैं कि इनकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं को ही इलेबोरेट करते हैं. ठीक है, तो ये जो रिसर्च होती है इनका मेन एम होता है कि फर्दर जब उस एरिया में कोई रिसर्च करे तो उस रिसर्चर को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करना, उसको एक बेस देना. ठीक है, पहले उस प्रॉब्लम्स को इतना अच्छे से एक्सप्लोर करा, डिस्क्राइब किया कि क्या प्रॉब्लम है, रीजन क्या है, कॉजेज क्या है. ठीक है, आंसर देने, उस प्रॉब्लम की आंसर देने की वजह उसी प्रॉब्लम्स को ही एक्सप्लोर किया और उसके रीजंस कॉजेज सब बताए. ठीक है, और क्या हुआ, तो इस टाइप की जो रिसर्च हुई, वो जो आगे जब उस फील्ड में कोई रिसर्च करेगा उसको फिर पूरे तरीके से उसे एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है. उसको ऑलरेडी एक बेस मिल जाएगा कि ये इतना काम हो चुका है, अब उसका काम होगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को का कोई आंसर प्रोवाइड करना, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना. ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम जिनका काम होता है उनको उन प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करना, rather than giving any conclusive answer for those problems. ठीक है, तो it is conducted with the aim of exploring certain questions. ठीक है, कुछ questions को explore करना ही इनका main aim होता है. ठीक है, the data analysis may not resolve the prescribed problem और provide conclusive answers. ठीक है, तो जो डेटा एनालिसिस होती है उसका मेन काम कंक्लूसिव आंसर प्रोवाइड करना नहीं है प्रॉब्लम का. ठीक है, उसका काम है प्रॉब्लम को ही एक्सप्लोर करना, उसको सभी डायरेक्शन से एक्सप्लोर करना. It basically aim to exploring new problems areas which have not been tried before. ठीक है, तो ऐसी बेसिकली इसका काम क्या है, ऐसे एरियाज में प्रॉब्लम्स को ढूंढना जहां पर ज्यादा काम नहीं किया गया है, जो अनटच्ड एरियाज हैं रिसर्च के. This exploratory process, however, serves to lay the foundation for more conclusive data collection and research. ठीक है, तो इस तरीके की जो रिसर्चेस होती हैं वो किसके लिए फाउंडेशन होती है, उसके बाद जब उस फील्ड में कोई रिसर्च करेगा उसके लिए डेटा कलेक्शन और फाउंडेशन प्रोवाइड करने का काम करती है इस तरीके की रिसर्च. ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या कहती है, इसमें जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन किया जाता है और उसका सोल्यूशन दिया जाता है. ठीक है, इट इज अंडरटेकन टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द इम्पैक्ट कॉज्ड बाय चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स. ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है, जो ऑलरेडी प्रोसीजर चल रहे हैं उन प्रोसीजर्स में ऐसे कॉजेस को ढूंढना. ठीक है, ऐसे चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना जिनकी वजह से उन पे इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है,
और उनको एक्सप्लेन करना। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉजल रिसर्च। ठीक है, तो एक्सप्लेनेटरी जो रिसर्च होती है उसको कॉजल रिसर्च भी कहते हैं, और कई बार जो क्वेश्चन आया है वो कॉजल रिसर्च के ही नाम से आया है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। कॉजल का मतलब होता है कॉज और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट। ठीक है, उस किसी भी चीज के कॉजेस फाइंड करना और उन कॉजेस का इफेक्ट क्या हो रहा है ये डिफाइन करना क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंडर आता है। कॉजेस को एक्सप्लेन करना और उनके इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करना। The most popular method of causal research is by conducting experiments. ठीक है, तो सबसे जो पॉपुलर मेथड है कॉजल रिसर्च को करने का वो है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स करना, चाहे वो फील्ड पे या फिर लेबोरेटरी में। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। किसको डिस्क्राइब करना, किसी सिचुएशन को, किसी सब्जेक्ट को, किसी फिनोमिना को। ठीक है, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना मेन पर्पस होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन, सब्जेक्ट, बिहेवियर और फिनोमिना। ठीक है, इसका ये क्या डिस्क्राइब करता है, एक सिचुएशन को, किसी सब्जेक्ट को या फिर बिहेवियर को या फिनोमिना को डिस्क्राइब करना ही क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट फोकसेस ऑन एक्सपेंडिंग नॉलेज ऑन करंट इशू थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, जो करंट इशू है, जो आपने टॉपिक लिया है, आपका जो करंट इशू है उसके बारे में आप डेटा कलेक्ट करते हो और जो आपकी नॉलेज है उसके बारे में उसको एक्सपेंड करते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही यही होता है किसी चीज का पूरा डिस्क्रिप्शन लेना। उसके मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है, और वो ऑब्जेक्टिव किस मटेरियल का है, ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब चीजें क्या होगी, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। तो डिस्क्रिप्टिव का मेन काम क्या होता है, जो करंट इशू है यानी कि जो करंट आपका टॉपिक है उसके बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाना। Descriptive subject studies are used to describe the behavior of a sample population. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी किस लिए यूज होती है, किसी भी सैंपल पॉपुलेशन। और सैंपल पॉपुलेशन क्या होता है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम एक सैंपल उठाते हैं। सैंपल कुछ भी हो सकता है, सैंपल कुछ लोग हो सकते हैं जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, या फिर कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं जिसमें हम क्वेश्चनर यूज कर रहे हैं प्रोसेस, या फिर लेबोरेटरी में हम कुछ सैंपल्स ले रहे हैं उनको टेस्ट कर रहे हैं। तो सैंपल हमारा कुछ भी हो सकता है, लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। तो उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करना डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के अंडर आता है। In a descriptive study, only one variable is required to conduct the study. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में केवल एक ही वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है स्टडी करने के लिए। अब वो वेरिएबल क्या हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, या फिर कोई एक सिचुएशन, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, या फिर कोई एक बिहेवियर कि गुस्सा आना, गुस्सा क्यों आता है, बस गुस्से के ऊपर डिस्क्रिप्शन दे देना। ठीक है, तो केवल एक ही वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है इस तरीके की स्टडीज में। ठीक है, द थ्री मेन पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आर डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग एंड वैलिडेटिंग द फाइंडिंग्स। ठीक है, तो मेन थ्री पर्पस होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। सबसे पहला तो होता है डिस्क्राइब करना, देन जो डिस्क्रिप्शन है उसको एक्सप्लेन करना, और लास्ट होता है जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उनको वैलिडेट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइंड कर लिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर उसका वैलिडेशन नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो कोई भी आपकी रिसर्च को अप्रूव नहीं करेगा और बिलीव नहीं करेगा उस पे। तो वैलिडेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in descriptive research. For example, a study conducted to know if the top level management leaders in 21st century possess the moral right to receive a huge sum of money from the company profit. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ऐसी स्टडी कंडक्ट करना जिसमें ये स्टडी कर रहे हैं कि 21st सेंचुरी के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लीडर्स हैं
वो कितने मॉरल राइट्स हैं उनके अंदर, जिससे वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा मनी का जो अमाउंट है वो लेते हैं, कंपनी से प्रॉफिट लेते हैं। तो वो कितने मॉरल राइट्स वो पजेस करते हैं, उनके अंदर हैं वो मॉरल राइट्स की नहीं है। तो इस तरीके की स्टडीज करना, उनके बिहेवियर को स्टडी करना, किसी सिचुएशन को स्टडी करना, ये सब किस में आता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंडर आता है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल और कॉजल रिसर्च। ठीक है, अब इससे पहले जो हमने एक्सप्लेनेटरी रिसर्च पढ़ी थी वो भी कॉजल रिसर्च की कैटेगरी में आती है। ठीक है, क्यों आती है, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी क्या करती है, कॉज और इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है ये भी कॉजल रिसर्च है, क्योंकि इसमें भी हम कॉज और इफेक्ट चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो क्वांटिटेटिव बेस्ड होती है, और जो एक्सप्लेनेटरी होती है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके की हो सकती है। ठीक है, जबकि एक्सपेरिमेंटल जो होती है वो मोस्टली क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, जबकि जो एक्सप्लेनेटरी होती है उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही हो सकते हैं। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, अब जो एक्सपेरिमेंटल होती है वो प्योरली क्या होती है, साइंटिफिक रिसर्च होती है, साइंटिफिक फॉर्मूला बेस्ड, उसके हर स्टेप जो होता है वो डिफाइंड होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। It investigates a hypothesis through experiments in a controlled environment where a variable can be manipulated by the researcher against variables that can be measured, calculated and compared. ठीक है, तो ये जो होती है ये मेनली हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए होती है, जो हाइपोथेसिस गिवन है वो कितनी परफेक्ट है। ठीक है, और दूसरा ये कंट्रोल इन्वायरमेंट में होती है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, 2 वेरिएबल्स लेते हैं, वन जो होता है उसको मैनिपुलेट करते हैं, और जो सेकंड वाला होता है उसके फर्स्ट के मैनिपुलेशन का सेकंड वाले पे इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, उस पे मेजर करते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं और फिर दोनों को कंपेयर कराते हैं। तो इस तरीके की रिसर्च जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। Participants in an experimental research are assigned their subject groups randomly, which means a participant has an equal probability of being placed in the experimental or control group. ठीक है, तो इसमें दो तरीके के मैंने बताया वेरिएबल्स होते हैं, एक तो आपका एक्सपेरिमेंटल होता है जिसको आप चेंज करते हैं या फिर मैनिपुलेट करते हैं, जो सेकेंड टाइप का होता है वो होता है कंट्रोल ग्रुप, वो फिक्स्ड रहता है, उसका जो फर्स्ट वाला हम चेंज कर रहे हैं उसका इफेक्ट सेकंड पे चेक करते हैं। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है, सब्जेक्ट ग्रुप रैंडम जो हम लेते हैं, ये वेरिएबल्स लेते हैं वो रैंडम लेते हैं। ठीक है, उसमें कोई फिक्स्ड नहीं होती है, जिससे क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है एक्सपेरिमेंट की, वो पार्टिसिपेंट जो उसमें फैक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि इसको हमने ले लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसकी कम है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रैंडम असाइनमेंट हेल्प्स इंश्योर दैट देयर आर नो सिस्टमैटिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप बिफोर द एक्सपेरिमेंट, so that when some condition is applied to experimental and control groups. ठीक है, तो रैंडम असाइनमेंट से क्या होता है कि जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं बिटवीन द ग्रुप्स। मान लीजिए 2 ग्रुप्स हैं ये जो आपने चूज करे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, अब दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है कि ये भी चूज किया जा सकता है, ये भी चूज किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों का जो सिस्टमैटिक डिफरेंस है वो 0 हो गया, दोनों के बीच में कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई प्रोसेस है कि हम यही वाले ग्रुप से लेंगे या इसी ग्रुप से लेंगे। अब हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है, हम रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं, तो सब इक्वल प्रोबेबिलिटी पे है। ठीक है, तो इस तरीके की जो रिसर्च होती है वो किस में आती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आती है।
मोस्टली जितनी भी लेबोरेटरी में सर्च की जाती है वो सारे एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ठीक है। फील्ड पे भी की जा सकती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली जितनी भी लेबोरेटरी में होती है वो सब एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस होती हैं। नेक्स्ट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो, जैसे हमें पता है पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम क्या क्या होता है कि व्यक्ति पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद पोस्ट उसका मॉर्टम हो रहा है, उसका चेकअप हो रहा है उसके बाद, उसकी डेथ के बाद। वैसे ही यहाँ पे पोस्ट फैक्टो का मतलब है कि वो जो फैक्ट्स हैं वो पहले ही हो चुके हैं उसके अंदर, ठीक है। जो रिसर्चर जो क्वालिटीज या जो चेंजेस ढूंढ रहा है वो ऑलरेडी पास्ट में उसके साथ हो चुके हैं, जो उसके सैंपल्स हैं जिन पे वो रिसर्च करने वाला है, ठीक है। और अब वो उन पे चेक कर रहा है कि उन जो फैक्टर्स थे उनका इफेक्ट क्या हुआ, उनको स्टडी करना। मतलब जो पहले ही अकर हो चुका है पास्ट में, उनको प्रेजेंट में स्टडी करना कि उनका इफेक्ट क्या है, क्या हुआ उनका इफेक्ट। तो ये होता है एक्स पोस्ट फैक्टो, जो पास्ट में हो चुका है उसको प्रेजेंट में चेक करना। It examine how an independent variable or a quality that is present in participant prior to study, ठीक है। मतलब ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या क्वालिटी को चेक करना जो पार्टिसिपेंट में प्रेजेंट होते हैं स्टडी से पहले ही वो उसके अंदर आ चुके होते हैं, ठीक है। अफेक्ट सम डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेक करना जो कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इफेक्ट करने हैं, ऐसी चीजों को स्टडी करना जो पहले ही पार्टिसिपेंट्स में प्रेजेंट हैं। एन एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन इज कंसीडर्ड क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल इसलिए बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्या होता है जिसमें सब कुछ रैंडम होता है, जो भी सैंपल्स लिए जाते हैं उनके ग्रुप्स जो होते हैं वो रैंडम होते हैं। जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा कि उसमें कोई भी किसी की भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा या कम नहीं होती है, सब इक्वल प्रोबेबिलिटी पे होते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल हो गए। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, इसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है, जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज या फिर उनके कुछ सब्जेक्ट्स को देखकर उन्हें चूज करता है। मतलब उसके अंदर कोई क्वालिटी को देख के वो अपने असाइनमेंट्स को चूज करता है। तो नो रैंडम असाइनमेंट इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है। द पार्टिसिपेंट्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके ग्रुप किसके बेसिस पे बनते हैं, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि रिसर्चर को चाहिए उनके बेसिस पे वो बनाता है। दैट इज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर, जो कि रिसर्चर के इंटरेस्ट के होते हैं। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप बनाता है। जबकि जो एक्सपेरिमेंटल हमने अभी किया था, जो प्योरली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थी, उसमें कोई भी करेक्टरिस्टिक चेक नहीं होती है। सब जितने भी सैंपल्स होते हैं उनको रैंडमली ग्रुप में डाल दिया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में, और फिर किसी भी ग्रुप को रैंडमली पिक कर कर उस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और एक्स फैक्टो जो होता है वो टोटली डिफरेंट है उससे। इसमें पार्टिसिपेंट्स को उनके किसी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ग्रुप्स में डाला जाता है और उसके बाद उन पे टेस्ट किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, a researcher interested in how education influence the self esteem levels in adults, ठीक है। अब मान लीजिए रिसर्चर ये चेक करना चाहता है कि एजुकेशन कैसे सेल्फ स्टीम लेवल्स को इन्फ्लुएंस करती है। जो सेल्फ स्टीम लेवल होता है अडल्ट का, उसका एजुकेशन का उस पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अब सेल्फ जो एजुकेशन है वो तो पास्ट में वो कर चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब जो प्रेजेंट में जो एजुकेशन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका किसी पे कोई इफेक्ट नहीं है, एजुकेशन तो मिल ही रही है, ठीक है। अब उस पे कौन डिपेंडेंट है, सेल्फ स्टीम किस पे डिपेंडेंट है, एजुकेशन पे। अब रिसर्चर ये देख रहा है कि सेल्फ स्टीम का जो एजुकेशन मिल रही है उसका सेल्फ स्टीम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और एजुकेशन पास्ट में मिल चुकी है और वो प्रेजेंट में चेक कर रहा है सेल्फ स्टीम। तो अब समझ में आया कि पास्ट की चीजों का इफेक्ट प्रेजेंट में चेक करना ही एक्स पोस्ट फैक्टो होता है, ठीक है।
अब adults will use a pre-existing characteristics to group the participants. ठीक है, अब इन adults का जो pre-existing, जो पहले से ही उनकी characteristics है, उनके according ग्रुप बनाया जाता है. पहली कैटेगरी होती है अंडर ग्रेजुएट की, देन ग्रेजुएट, देन पोस्ट ग्रेजुएट. ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो एजुकेशन लेवल होते हैं उनके ग्रुप बनाए गए. तो अब जो ग्रुप बनाया गया वो किसके बेसिस पे बनाया गया, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स की, उनकी जो एजुकेशन लेवल है उसकी करेक्टरिस्टिक्स पे ग्रुप बनाए गए. अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्स, पोस्ट डॉक्स, इस तरीके से बनाए गए. ठीक है, उसके बाद उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, एजुकेशन. उनकी एजुकेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो पास्ट में हो चुकी है. अब प्रेजेंट में जो रिसर्चर है वो क्या चेक कर रहा है कि उस एजुकेशन का उनकी सेल्फ स्टीम पे क्या इफेक्ट है. तो ये हो गया हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशनल रिसर्च. ठीक है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का मेन एम होता है ऑब्जर्व करना. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है. इस एक्सपेरिमेंटल का मतलब है जिसमें आप अपनी तरफ से कुछ वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, उनकी वैल्यूज चेंज करते हैं और फिर उसका इफेक्ट देखते हैं. ठीक है, और नॉन एक्सपेरिमेंटल का मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो. आपके पास एक ग्रुप, आपने 2-3 ग्रुप ले लिया, ठीक है, उनको ऑब्जर्व कर रहे हो कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनको कंपेयर करना. ये सब चीजें केवल ऑब्जर्व करना ही इस रिसर्च का मेन एम होता है. ठीक है, it refers to a wide variety of non-experimental studies in which a variable or set of variables showing specific behavior is systematically observed and data collected. ठीक है, तो ये जो होता है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के अंडर आता है. इसमें एक वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिनका क्या करते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक बिहेवियर को सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, सिस्टमैटिकली क्या क्या बिहेवियर है उस पूरे ग्रुप में ऑब्जर्व करते हैं और उनका डेटा कलेक्ट करते हैं. द डेटा ऑब्टेन रिलेटेड टू द करंट हैपनिंग इवेंट्स रिगार्डलेस ऑफ पास्ट बिहेवियर. ठीक है, एंड फ्यूचर इंटेंशन और एटीट्यूड ऑफ द रिस्पोंडेंट. अब जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो प्रेजेंट में करंट जो हो रहा है, करेंटली जो हो रहा है प्रेजेंट में करते हैं. ठीक है, उन जो आपके सैंपल्स हैं वो पास्ट में उनका बिहेवियर क्या था, वो पास्ट बैकग्राउंड उनका क्या था, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है. और फ्यूचर में वो क्या करेंगे इससे भी कोई मतलब नहीं है. लेकिन प्रेजेंट में उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है केवल उनको ही ऑब्जर्व करना. ठीक है, the analysis of data reveals specific characteristics of an individual group or setting. It is non-experimental or non-variable is manipulated, no variable is manipulated or controlled. ठीक है, तो इसका जो मेन एम होता है वो क्या करते होता है, किसी भी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक को रिवील करना, उसको बताना, किसी इंडिविजुअल का या फिर किसी ग्रुप का या फिर किसी सेटिंग का. ठीक है, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है, इसमें कोई भी वेरिएबल मैनिपुलेट या कंट्रोल नहीं होता. ठीक है, इसमें सिर्फ क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जो ग्रुप होता है उसकी किसी एक स्पेसिफिक, 1 या 2 या 3 किसी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स को. ठीक है, कोहोर्ट एंड केस कंट्रोल स्टडीज आर टाइप और मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च. कोहोर्ट क्या होता है, ये होता है जस्ता या क्रू जिसको बोलते हैं, या स्क्वाड. ठीक है, स्क्वाड मान लीजिए कोई क्रू है, उस क्रू की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को मॉनिटर करना, उनको ऑब्जर्व करना. अब उस क्रू के जो लोग हैं वो पहले क्या करते थे, उनका पास्ट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, और फ्यूचर में वो लोग क्या करने वाले हैं, उनका क्या बिहेवियर होगा फ्यूचर में, उससे भी कोई मतलब नहीं है. लेकिन प्रेजेंट में वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, उनका रूटीन क्या है, कोई भी करेक्टरिस्टिक जो भी ऑब्जर्व करनी है उसको फॉलो करना. या फिर ऐसी केस स्टडीज जिनको जो कंट्रोल स्टडीज होती हैं उनके मेथड्स को, उनकी टाइप्स को ऑब्जर्व करना ही ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के अंडर आता है. ठीक है, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट रिसर्च.
ठीक है। डेवलपमेंट रिसर्च का काम होता है किसी भी सब्जेक्ट को उठाना या फिर सैंपल्स को उठाना, उनको स्टडी करना, ठीक है, और उनका डेवलपमेंट प्रोसेस में उनका क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। जहां पे भी हमें उस इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है वहां पे हम डेवलपमेंट रिसर्च करते हैं। जो चीजें हमारी चल रही हैं, मान लीजिए कोई सोशल स्टेटस या सोशल बिहेवियर है वो चल रहा है, तो उसकी स्टडी करना कि ये क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं और इसमें कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके की जो रिसर्च होती है वो डेवलपमेंट रिसर्च के अंडर आती हैं। Development research has been defined as the systematic study of designing, developing and evaluating instructional program. ठीक है, तो ये क्या होती है, एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है, किसी भी चीज को डिजाइन करना, डेवलप करना और उसको एवेल्यूट करना, ठीक है। Process and product that must meet criteria of internal consistency and effectiveness. ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम्स को, प्रोसेस को, प्रोडक्ट को डेवलप करना जो कि इंटरनल कंसिस्टेंसी और इफेक्टिवनेस के क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, बेसिकली डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। तो पर्पस ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च इज टू असेस द चेंजेस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर कितने चेंजेस हुए हैं उनको एसेस करना। For example, development research would be an ideal choice to assess the differences in academic and social development in low income versus high income neighborhoods. ठीक है, अब रिसर्च, डेवलपमेंट रिसर्च का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो एकेडमिक और सोशल डेवलपमेंट है लो इनकम वर्सेस हाई इनकम में, उनमें क्या डिफरेंसेस है, उनके एकेडमिक लेवल में, उनके सोशल डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है लो इनकम में और हाई इनकम के जो लोग हैं उनके बीच में। ठीक है, अब ये जो डिफरेंसेस आए हैं वो एक दिन में तो नहीं आए हैं, ये काफी लंबा एक पीरियड चलाया होगा तभी तो उनके बीच में ये डिफरेंसेस आए होंगे। तो वही एक एक्सटेंडेड पीरियड के बीच में जो चेंजेस आए हैं उसको स्टडी करना मेन पर्पस होता है डेवलपमेंट का। और फिर जब स्टडी करके उसके फैक्टर्स निकालिए कि हाँ भाई ये चेंजेस हैं और रीजन ये है, फिर उसको डेवलपमेंट करना उस डायरेक्शन में। तो ये मेन एम होता है डेवलपमेंट रिसर्च का। नेक्स्ट इज एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च का मतलब होता है किसी भी रिसर्च, ऐसी रिसर्च जिसमें एनालिसिस करते हैं, यानी कि इन डेप्थ स्टडी करते हैं, गहराई से किसी चीज की स्टडी करना। ठीक है, तो इस तरीके की जो रिसर्च होती है वो एनालिटिकल रिसर्च होती है। इट इन्वॉल्व्स एन इन डेप्थ स्टडी टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। किसी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी डीप स्टडी करना ही एनालिटिकल रिसर्च होती है, एनालिसिस करना बेसिकली। इट इज प्राइमली कंसर्न विद द एनालाइजिंग द फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल टू स्पेसिफाई, इंटरप्रेटेड एंड एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, जो ऑलरेडी है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसको इंटरप्रेट करना, उसको स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए यूज करना और कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को बताना या फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना मेन कंसर्न होता है एनालिटिकल रिसर्च का। इट एम्प्लॉयज द रिसर्चर्स क्रिटिकल थिंकिंग टू एनालाइज व्हाई अ फिनोमिना एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका मेन मकसद क्या होता है, वाई को बताना, क्यों कोई फिनोमिना एग्जिस्ट करता है, वाई, देन हाउ, कैसे करता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस का आंसर करना ही एनालिटिकल रिसर्च होता है, वाई और हाउ। यूजिंग एनालिटिकल रिसर्च स्टूडेंट, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट फाइंड out critical details to add new ideas to the material being produced। ठीक है, तो इस तरीके की रिसर्च की हेल्प से जो स्टूडेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो एक क्रिटिकल डिटेल या फिर कुछ न्यू आइडियाज देते हैं कैसे कोई मटेरियल प्रोड्यूस हो सकता है,
ठीक है। अब जैसे नई नई डिसीजेज आती है, अभी नया कोरोना आया है, तो वो कैसे, कौन से प्रोसेस के थ्रू उसकी वैक्सीनेशन और ये सब पे रिसर्च की गई होगी। सबसे पहले एनालिटिकल रिसर्च परफॉर्म की गई होगी। सबसे पहले वो रीजन देखा गया होगा किस वायरस की वजह से ये हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एनालिटिकल रिसर्च की गई होगी उसके ऊपर। तो ये होती है एनालिटिकल रिसर्च, जो आंसर करती है व्हाई एंड हाउ। हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। अब जैसे कि इसका नाम ही है हिस्टोरिकल, तो जो पास्ट में हो चुका है, जो हिस्ट्री बन चुका है, पास्ट, हिस्ट्री का मतलब होता है जो पास्ट में हुआ है, तो पास्ट में जो हुआ है उस पे रिसर्च करना। ठीक है, और उस पास्ट का आज प्रेजेंट पे क्या इफेक्ट है उसका रिसर्च करना ही हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। ठीक है, अब जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि जो ये रिसर्च की जाती है वो जो पास्ट में एविडेंस अवेलेबल है, मान लीजिए डायरीज हैं या फिर जर्नल्स हैं या कुछ लोगों के लेटर्स हैं, तो इस तरीके की बेसिस पे होती है। अब वो कितने एग्जैक्ट हैं, कई बार एक ही कॉज के बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि ये पर्टिकुलर चीज के बहुत सारे प्रूफ आ जाते हैं, तो उस केस में जो होता है वैलिडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब उस टाइम के लोग अभी तक है नहीं, जो आई विटनेसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो होते भी हैं तो उनपे भी 100% लाई नहीं मतलब रिलाई नहीं कर सकते कि ये कितने सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं। तो हिस्टोरिकल जो रिसर्च होती है वो बहुत ज्यादा वैलिड नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिलायबल भी नहीं होती है। तो बेसिकली हिस्टोरिकल क्या होती है, जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उन पे रिसर्च करना। It involves study, understanding and interpreting past event with the purpose of gaining insight into a drawing conclusion from particular event, figure or social issue in history and establishing link between the old and the new। ठीक है, तो बेसिकली जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं या फिर जो लोग हैं या सोशल इश्यूज थे वो क्या थे, ठीक है, और प्रेजेंट में जो कस्टम्स चले आ रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उनका इनसे क्या लिंक है, उनको उनके बारे में स्टडी जो होती है वो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंडर आती है। डेटा में बी कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थ्रू पार्टिसिपेंट आई विटनेस रिपोर्ट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ईटीसी, और सेकेंडरी सोर्सेज, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन थ्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट बाय नॉन पार्टिसिपेंट, अ बुक ऑथर एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इवेंट और थ्योरी। तो डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है वो किसके थ्रू, जो पार्टिसिपेंट, जो उस इवेंट में पार्टिसिपेट जिसने किया हो, या फिर किसी आई विटनेस ने अपनी रिपोर्ट लिखी हो उस पे, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई अवेलेबल हो उसका। और जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, जो नॉन पार्टिसिपेंट है लेकिन उसने उस इवेंट के बारे में लिखा हो, उसको एक्सप्लेन किया हो, इंटरप्रिटेट किया हो, तो इस तरीके की चीजों से डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, डायरीज, मेमोरीज, पोस्ट्स, टेस्टिमनीज ऑफन कैरी अ बायस्ड और इनहैंस्ड पिक्चर ऑफ द राइटर। ठीक है, तो इस तरीके की जो डायरीज या फिर टेस्टिमनीज और पोस्टेज होती हैं, कई बार वो क्या होती हैं, बायस्ड होती हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा इलेबोरेट कर देते हैं उस पर्टिकुलर जिस सिचुएशन या इवेंट की बात हो रही है उसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट कर दिया, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के लिख दिया, या फिर बायस्ड हो गए कि मतलब हो सकता है उस जिसने भी वो लिखा हो उसको वो चीज पसंद ना हो या बहुत ज्यादा पसंद हो। तो इस तरीके से जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है ना वो परफेक्ट नहीं हो पाती, उस बहुत ज्यादा उसे वैलिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिन चीजों के आधार पे बनाई जाती है वो कितने ज्यादा परफेक्ट है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। Because of this likelihood, historical data is unacceptable at face value and has to be examined for its authenticity and truthfulness। ठीक है, इसी वजह से बहुत ज्यादा वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी और ट्रुथफुलनेस पे भी क्या होता है, एग्जामिन मतलब उसको वैलिडेट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल रिसर्च। अब सोशल जो रिसर्च होती है वो सोशल इन्वायरमेंट पे होती है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स की करेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रेजेंट में किस तरीके के ट्रेंड चल रहे हैं, लोगों की क्या हैबिट्स है,
क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इस तरीके की जो रिसर्च होती है वो सोशल रिसर्च के अंडर आती है। किसी का बिहेवियर मॉनिटर करना, सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस मॉनिटर करना, तो ये सब क्या होती है, सोशल रिसर्च के अंडर आते हैं। इट इन्वॉल्व स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड सोसाइटीज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन या फिर स्टडी होती है सोशल बिहेवियर की बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लोगों की या फिर सोसाइटीज की। डिफरेंट साइको इकोनॉमिक ग्रुप्स थिंक्स एंड एक्ट डिफरेंटली। जो डिफरेंट साइको इकोनॉमिक्स ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनकी सोच और जो करते हैं वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर नीड टू बी स्टडीड टू अंडरस्टैंड देयर थॉट्स एंड डायनामिक्स ऑफ सोशल वर्ल्ड। ठीक है, जो अलग अलग लोग होते हैं उनका बिहेवियर अलग होता है, तो उसको स्टडी करना, उनके थॉट्स को कलेक्ट करना, डायनामिक्स उनकी क्या है, ठीक है, सोशल वर्ल्ड में। तो इस तरीके की जो स्टडीज होती हैं वो किसके अंडर रन करती है, सोशल रिसर्च के अंडर रन करती हैं। Social research may be employed to gauge new market trends, to introduce specific product, service, features, catering or specific need of people to upgrade old technologies। ठीक है, तो सोशल जो रिसर्च होती है वो किस तरीके की न्यू मार्केट ट्रेंड्स को बताने के लिए या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्विस उसके फीचर्स को बताने के लिए कि जो लोगों को जरूरत है। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है। अब कोई किसी को भी अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए है। ठीक है, मतलब मीडियम जो लेवल के लोग हैं या लो इकोनॉमिक सोशल, जिनका सोशल स्टेटस इकोनॉमिक स्टेटस लो है उनके लिए है। तो अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। तो इस तरीके की स्टडीज, जब हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर कोई ट्रेंड्स देखना है मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके की चीजें लोग पसंद करते हैं, या फिर किसी ओल्ड टेक्नोलॉजी को अगर अपग्रेड करना है, तो इस तरीके की रिसर्च कंडक्ट की जाती है। Researchers use either qualitative method or quantitative method to analyze a range of social occurrence and get their finding। ठीक है, तो इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके की मेथड यूज किए जा सकते हैं किसी भी सोशल रेंज, जो भी सोशली हो रहा है, अक्रेंस हो रही है, उसको फाइंड करने के लिए। तो ये हो गया हमारा सोशल रिसर्च, जिसमें हम सोशली जो सोशल बिहेवियर है या ट्रेंड्स हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में सोशल रिसर्च पे 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है, कंपलसरी है, मतलब आएगा ही 101%। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक्शन रिसर्च, it comprises either a research process aimed to implementing required action to solve an immediate problem। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च बेसिकली ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो मतलब जो हम रिसर्च करते हैं उस रिसर्च को प्रॉपरली करने के लिए एक्शन रिसर्च की जाती है। हर रिसर्च के अलग अलग स्टेप्स पे एक्शन रिसर्च की जाती है। एक तरीके के जो हमें इमीडिएट प्रॉब्लम आ गई उसको सॉल्व करने के लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च एक पर्टिकुलर रिसर्च नहीं है, जैसे हमने अभी तक बाकी रिसर्च पढ़ी है वो पूरी उनका एक ऑब्जेक्ट होता है, देन एक प्रोसेस होता है, फिर लिटरेचर आता है, फिर उसका मैथडोलॉजी आती है, देन कंक्लूजन होता है। एक्शन रिसर्च ऐसा नहीं होता। एक्शन रिसर्च किसी भी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रॉब्लम, मान लीजिए अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई किसी रिसर्च के ड्यूरेशन में, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए उसका एक मेथड है एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो ये डिफरेंट फील्ड्स में यूज होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर रिसर्च प्रोसेस में एक्शन रिसर्च यूज होता है और हर स्टेप पे यूज होता है, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे वो मैथडोलॉजी में हो, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव में हो, हाइपोथेसिस में हो, हर जगह एक्शन रिसर्च यूज हो सकती है। ठीक है, a reflective spiral of action research action evolution and revision of steps for progressive problem solving। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या होता है,
रिपीटिशन ऑफ स्टेप्स होते हैं, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, उनको हम बार बार रिपीट करते हैं जब तक कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, जिस प्रॉब्लम के लिए हम एक्शन रिसर्च यूज कर रहे हैं। एक्शन रिसर्च इज एन इंडिविजुअल और कोलैबोरेटिव रिसर्च typically designed and conducted by practitioners who analyze the data to improve their own practice in a cyclic process। ठीक है, तो ये प्रैक्टिशनर जो होते हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, मेनली वो लोग यूज करते हैं, जो भी डेटा वो कलेक्ट करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म करते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए एक्शन रिसर्च को अपनी रिसर्च के पैरेलली यूज करते रहते हैं। ठीक है, in schools, action research refer to a wide variety of evaluative, investigative and analytical research method designed to diagnose problem or weakness and help educator develop practical solution to address them quick and effectively। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल दिया है कि इन स्कूल्स, जो स्कूल्स होते हैं उनमें एक्शन रिसर्च कैसे काम करती है। तो एक्शन रिसर्च को क्यों यूज करते हैं? इवैल्यूएट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। अब कोई एजुकेटर है या फिर कोई टीचर है, उसको ये पता करना है कि वो जो पढ़ा रहा है, जो मैथोलॉजी वो यूज कर रहा है, वो कितनी इफेक्टिव है, कि स्टूडेंट्स जो भी नॉलेज वो दे रहा है उसे ग्रैस्प भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजों को डायग्नोस करने के लिए एक्शन रिसर्च की जाती है, जिससे जो टीचर होता है उसको ये पता चल जाता है कि कहाँ पे वो लैक कर रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उसे वो इम्प्रूव कर लेता है, जिससे क्या होती है, जो एजुकेशन क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली एक्शन रिसर्च कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, ये क्या होता है, इमीडिएट जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है उसको सॉल्व करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, अब स्टेप्स क्या है एजुकेशन एक्शन रिसर्च के? सबसे पहले आइडेंटिफाई लिमिटिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना। देन लिटरेचर रिव्यू, फिर उसका लिटरेचर रिव्यू करना, मतलब पास्ट में इस प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम थी, इनको कैसे सॉल्व किया गया। देन कंडक्टिंग रिसर्च, developing research plan and hypothesis, collecting analysis data in order to initiate action for solution improvement of the problem solution। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, देन लिटरेचर रिव्यू, उसका पास्ट में क्या रिकॉर्ड रहा है उसको रिव्यू करना, देन कंडक्टिंग रिसर्च, तभी फिर उस पे रिसर्च करना, फिर एक एक्शन इनिशिएट करना जिससे कि इंप्रूवमेंट और सोल्यूशन मिल पाए उस करंट प्रॉब्लम का। देन जब सोल्यूशन मिल जाए फिर उसको टेकिंग एक्शन, फिर उसको सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करना। देन फिफ्थ, ऑब्जर्विंग द प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन। अब आपने जो इंप्लीमेंट किया है उसको फिर से ऑब्जर्व करना कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि आपने सोल्यूशन ढूंढ लिया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया, फिर छोड़ दिया, लेकिन वो जो इंप्लीमेंटेशन है वो वाकई में इफेक्टिव है कि नहीं है, उसको फिर से ऑब्जर्व करना। इवैल्यूएटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द आउटकम्स, अब उसको इवैल्यूएट करना, जो आपने इंप्लीमेंट किया है उसको फिर से इवैल्यूएट करना। रिवाइजिंग द प्लान, आइडेंटिफाई अ न्यू प्रॉब्लम, और अगर लगता है कि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो फिर से उसको, नई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और फिर से वही साइक्लिक प्रोसेस रिपीट करना। ठीक है, एक्टिंग एंड ऑब्जर्विंग, यही मेन मतलब होता है, एक्टिंग एंड ऑब्जर्विंग। सबसे पहले ऑब्जर्व करना प्रॉब्लम क्या है, देन एक्ट करना, फिर ऑब्जर्व करना, फिर एक्ट करना, ये मेन स्टेप्स है रिसर्च एक्शन रिसर्च के। रिफ्लेक्टिंग ऑन द आउटकम्स एंड रिपीटिंग द प्रोसेस, और जो आउटकम्स आए हैं उनको रिफ्लेक्ट करना, जो भी आउटपुट आपको मिला है, और फिर प्रोसेस को रिपीट करना कि अब कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था क्लास स्टडी वाला। सबसे पहले क्या हुआ, टीचर ने एक लेक्चर डिलीवर किया, ठीक है, अब उसको ये देखना है कि जो मैंने मेथड यूज किया अपनी टीचिंग में वो कितना इफेक्टिव था। तो उसने एक एक्शन रिसर्च करी। सबसे पहले उसने मतलब लिटरेचर रिव्यू, मतलब अपने स्टूडेंट से रिव्यू लिया कि जो भी उसने क्लास में पढ़ाया उनको कितने लोगों को समझ में आया। ठीक है, फिर उसको ऑब्जर्व किया कि प्रॉब्लम कहाँ हुई, अगर इतने कम लोगों को समझ में आया या इतने ज्यादा को आया, तो उसको पूरा ऑब्जर्व करा। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद एक
मतलब एक सोल्यूशन निकाला, उसका सोल्यूशन जब आ गया तो उस सोल्यूशन को उसने इम्प्लीमेंट कर दिया कि इस तरीके से अगर हम दूसरा मेथड चेंज कर दें तो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा, और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया उस मेथड को। फिर क्या हुआ, फिर उसने लेक्चर डिलीवर किया नए नए चेंजेस के साथ। उसके बाद उसने फिर बच्चों से पूछा कि अब कितना समझ में आया। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। जब तक कि उसको वो सेटिस्फाई नहीं हो गया, जब तक कि उसे ऐसा नहीं लगा कि 90% बच्चों को समझ में आ रहा है, तब तक उसने वो एक्शन रिसर्च को रिपीट किया 4 स्टेप्स को। तो ये हो गई आपकी एक्शन रिसर्च किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। फिर सबसे पहले क्या करना, प्लान करना कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक्शन लेना, जो भी प्लानिंग करी गई है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना। एक्शन के बाद जो एक्शन लिया है उसको ऑब्जर्व करना कि वो कितना परफेक्ट है। अब जो ऑब्जर्वेशन है उनको रिफ्लेक्ट करना, उनको फिर इंप्लीमेंट कर देना। उसके बाद फिर से रिवाइज प्लान, फिर से वही साइकिल, फिर से रिवाइज करना, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना, देन ऑब्जर्व करना उस एक्शन को, फिर जो ऑब्जर्वेशन मिले हैं उसको रिफ्लेक्ट करना, और अगेन जो रिफ्लेक्ट किया है उसको फिर से चेक करना, फिर से उस पर रिवाइज अप्लाई करना। तो एक तरीके से एक साइकिल बन गई, ठीक है। मेनली कितने स्टेप्स हो गए, प्लानिंग, देन एक्शन, देन ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या फिर इंप्लीमेंटेशन। ये 4 स्टेप हो गए। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि एक्शन रिसर्च के मेन 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। वो कौन से हैं, प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये सर्किल में होते हैं, और अगेन फिर प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड अगेन प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है, द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ एक्शन, इवोल्यूशन एंड रिफ्लेक्शन इनेबल्स इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट वेयर एज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जितना भी इंप्रूवमेंट हो सकता है, जहां पे भी रिक्वायर्ड है वहां पे साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू इंप्रूवमेंट करना। इट कैन बी डन विद क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं। enables in-depth understanding of problems through remedial action, ठीक है। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना प्रॉब्लम की, और फिर उसका रेमेडियल एक्शन करना। हाईली प्रैक्टिकल इन बिजनेस एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट के लिए और एजुकेशन फील्ड में ये हाईली प्रैक्टिकल अप्रोच। नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ रिसर्च, ब्लड्स डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्शन एंड रिसर्च, ठीक है। अब क्योंकि ये इतना ज्यादा बार बार रिपीट होने वाला प्रोसेस है, तो कई बार एक्शन और रिसर्च में जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंसेस है, वही खत्म हो जाता है, ठीक है। बार बार रिसर्च की जा रही है और बार बार एक्शन लिया जा रहा है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ प्रोसेस इंक्रीज द स्कोप ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल अकरेंस फैक्टर्स दैट में डिले इट्स कॉम्प्लिकेशंस। अब जो भी काम होता है, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो, या किसी भी फील्ड में हो, वो परफेक्ट नहीं हो सकता। हर बार कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज तो होती हैं इम्प्रूवमेंट की। अब जो एक्शन रिसर्च है उसका काम क्या होता है, हर इम्प्रूवमेंट करते जाना। अगर इस प्रोसेस को बार बार किया जाएगा तो क्या होगा, जो जिस चीज के लिए से कर रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी रिसर्च के ड्यूरेशन में हमें किसी टॉपिक पे इंप्रूवमेंट करना है, तो बार बार इस करने से क्या होगा, हमारी जो रिसर्च है वो डिले हो जाएगी। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। द साइक्लिक एंड डायनेमिक कैरेक्टर ऑफ द मेथड रिड्यूसेस एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी, देयरफॉर रिलायबिलिटी, ठीक है। अब कोई भी अगर ह्यूमन जहां पे इन्वॉल्व है, ह्यूमन बिहेवियर बहुत डायनेमिक होता है, ठीक है, बार बार चेंज होता रहता है। मान लीजिए हमने जो एग्जांपल लिया था क्लास का, अब बार बार हम एक्शन रिसर्च कर रहे हैं,
हो सकता है कि बच्चे कहें कि नहीं पहले हमें ये मेथड समझ में नहीं आ रहा था, फिर बाद में जो दूसरा मेथड लिया वो समझ में नहीं आ रहा है, तीसरा लिया नहीं आ रहा है, फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं जो फर्स्ट मेथड था वही ज्यादा अच्छा था, फिर फर्स्ट मेथड। तो इस बार बार रिपीट करने की वजह से क्या होता है, इसकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चनिंग उठने लगती है कि ये कितनी रिलायबल है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल रिसर्च। आई थिंक ये सबको पता होगा क्लिनिकल रिसर्च। ये इस टाइप की जो रिसर्च होती है वो मेडिसिन, न्यू ड्रग्स अगर कोई मार्केट में आ रही है, ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स नहीं जो दवाइयां मेडिकेटेड यूज में होती हैं वो, या फिर वैक्सीनेशन कोई आया है नया मार्केट में, तो उसको सबसे पहले वो ट्रायल किए जाते हैं उनके ह्यूमन बींग्स पे। तो इस तरीके की जो रिसर्च होती है, जो ट्रायल्स किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स पे, वो रिसर्च जो होती है क्लिनिकल रिसर्च के अंडर आती है। ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च इन्वॉल्व क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन एंड अदर रिसर्च प्रोटोकॉल परफॉर्म ऑन रियल पीपल। ठीक है, लोगों के ऊपर जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं या फिर और रिसर्च प्रोटोकॉल जो होते हैं वो उनको स्टडी करना क्लिनिकल रिसर्च के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि किसी ड्रग की सेफनेस कितनी सेफ है, या फिर उसकी वो कितना प्रिवेंशन कर रही है। अभी लेटेस्ट जो कोरोना वायरस वैक्सीन आई है तो वो सबसे पहले लोगों पे ट्राई किया गया उनको। ठीक है, जब उसकी एफिशिएंसी देखी गई कि वो कितनी इफेक्टिव है, उससे कोई उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है, सब कुछ करने के बाद उसको मार्केट में लाया गया। तो इस तरीके की जो ट्रायल्स होते हैं, स्टडीज होती हैं, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंडर आती हैं। ठीक है, अब जो ये रिसर्च परफॉर्म होती हैं वो किसके ऑब्जर्वेशन में, डॉक्टर्स के, एडमिनिस्ट्रेटिव के, या फिर जो एथिकल ग्रुप्स होते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। तो इस तरीके के लोगों के अप्रूवल के बाद ही ऐसी रिसर्च को किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से हम करना शुरू कर दें जैसे बाकी रिसर्च होती है। तो इसके लिए पर्टिकुलर अप्रूवल चाहिए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, उसके बाद ही इस तरीके के रिसर्च किए जा सकते हैं। Participants are informed about the risk involved and asked to sign the consent and before they are accepted into a clinical trials। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसके अंदर, उनको पहले से ही इन्फॉर्म किया जा सकता है किया जाता है कि उनको कोई मतलब हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि उनकी जान भी चली जाए, और उनसे पहले से ही साइन करवा लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट पे कि अगर इसका कोई भी इफेक्ट होता है तो उसके लिए रिसर्चर को ब्लेम नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये होती है क्लिनिकल रिसर्च। नेक्स्ट इज फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी क्या होती है? फिनोमिनोलॉजी होती है किसी इंडिविजुअल की अपनी सोच किसी इवेंट के बारे में या कोई घटना हुई है उसके बारे में। ठीक है, तो वो उसका बाहर की जो रियलिटी है उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी अपनी क्या इंडिविजुअल की सोच है उसके बारे में, उससे मतलब है। Phenomenology focused on experiences, event and occurrence with disregard or minimum regard for the external and physical reality। ठीक है, जो बाहर की दुनिया में वो चीज जैसी है उससे उसका कोई मतलब नहीं है, वो इंडिविजुअली उस चीज के बारे में क्या सोचता है, उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस क्या क्या है, या फिर उसके ने ऐसे इवेंट्स के बारे में क्या सोच बनाई हुई है, वो किसमें आती है? फिनोमिनोलॉजी में आती है। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी ऑल्सो नोन एज नॉन पॉजिटिविज्म। अब दो चीजें होती हैं, पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब ऐसी सच्चाई जो सबके लिए सच है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। ठीक है, तो ये सबके लिए सच है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। हाँ, सूरज ईस्ट में ही निकलता है। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटी, अर्थ पे ग्रेविटी रखती है, जो भी चीजें हम जो भी अर्थ पे चल पाते हैं उसका रीजन क्या है? ग्रेविटी। या कोई भी जो ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता, क्योंकि ग्रेविटी
का रूल फॉलो होता है, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सबके लिए सच है। और नॉन पॉजिटिविज्म क्या होता है? नॉन पॉजिटिविज्म शो करता है कि इंडिविजुअल क्या सोचता है, ठीक है, मेरी किसी भी इवेंट या किसी भी चीज के लिए क्या सोच है किसी इंडिविजुअल की। अब मेरी सोच डिफरेंट क्यों होगी लोगों से? क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस अलग है, मेरा जिस इन्वायरमेंट में मैं रह रही हूँ वो अलग है। तो हर जो इंडिविजुअल होता है उन सबकी जो सोच होती है वो डिफरेंट होती है, उनकी अप्रोचेस डिफरेंट होती हैं, उनको किसी काम को देखने का तरीका और करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो वो होता है नॉन पॉजिटिविज्म, जिसका यूनिवर्सल ट्रुथ से कोई मतलब नहीं है, हमारी इंटरनल नॉलेज के बेसिस पे जो होता है वो होता है नॉन पॉजिटिविज्म। और इस बेसिस पे जो रिसर्च की जाती है वो होती है फिनोमेनोलॉजी। A study analyzes the impact of leadership style on employee motivation through conducting in-depth interviews with employee is a relevant example for research with a phenomenology. ठीक है, अब ऐसी लीडरशिप को एनालाइज करना, ठीक है, कि वो एम्प्लॉयज को कितना मोटिवेट कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना? इंटरव्यू कंडक्ट कराना, ठीक है, एम्प्लॉयज से उसका रिव्यू लेना, रेलेवेंट एग्जांपल्स लेना। तो इस तरीके से हर इंडिविजुअल के बारे में पता करना कि इंडिविजुअली का बिहेवियर क्या है, उसके एक्शंस क्या क्या हैं। तो वो हो गई, वो स्टडी किसमें आ गई? फिनोमेनोलॉजी में आ गई, किसी इंडिविजुअल की स्टडी। नेक्स्ट इज एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब ही क्या होता है कि ह्यूमन के जो वंशज रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो उनकी हैबिट्स हैं उनके बारे में पता करना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन में जो लोग रहते हैं उनके कस्टम्स क्या क्या हैं, उनके बिलीव्स क्या क्या हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं, या बाकी जो ग्रुप्स हैं उनसे उनकी क्या डाइवर्सिटीज हैं, उनका कंपैरिजन करना, इन सब की स्टडीज किसमें आती है? एथनोग्राफी के अंडर आती है, ठीक है। एथनोग्राफी इज द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटी, its people and cultures with their customs, practices and diversities through participatory, analytical and comparative field studies। ठीक है, एथनोग्राफी क्या है? कुछ पर्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटीज को लेना, ठीक है, उनके लोगों और उनके कल्चर्स को स्टडी करना, उनके कस्टम्स को, उनकी प्रैक्टिसेस को, और वो कितने डाइवर्सिटीज हैं उनमें बाकी लोगों से, उनको कंपेयर करना। ये सब चीजें किसमें आती है? एथनोग्राफी के अंडर आती है। द एथनोग्राफी पार्टिसिपेंट्स ओवरली और covertly in people's daily lives for extended period of time, watching what happens, listening to what is said, asking questions। ठीक है, अब जो एथनोग्राफी है वो कैसे रिसर्च की जाती है इस टाइप्स की? एक लंबे पीरियड में ये देखना कि लोगों की डेली लाइफ क्या है, ठीक है, वो क्या करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या कहते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछना, एक एक्सटेंडेड मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन में उनको पूरे अच्छे से उनको स्टडी करना, उनके एक्ट्स को देखना, मॉनिटर करना, ये आता है एथनोग्राफी में। In fact, collecting whatever data are available to throw light on issues with which he or she is concerned। ठीक है, तो जो भी डेटा अवेलेबल है उसको देखना और इश्यूज को राइज करना, जिससे भी जो भी रिसर्चर है उसका जो भी कंसर्न है, ऐसे इश्यूज को राइज करना, ये मेन मकसद होता है एथनोग्राफी का। नेक्स्ट इज ग्राउंडेड थ्योरी। अब ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? ये ऐसी रिसर्च है जिसके बारे में पास्ट में कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ग्राउंड जीरो से किसी चीज के बारे में रिसर्च करना, मतलब प्रीवियसली लिटरेचर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आप उसी पॉइंट जो भी ले रहे हो उसी से अपनी रिसर्च के थ्रू आउट आप कंक्लूजन्स निकालोगे, डेटा कलेक्ट करोगे और उसी से ही अपना फाइनल आंसर निकालोगे, अपना क्वेश्चन डिजाइन करोगे, उसी से हाइपोथेसिस बनाओगे, सब कुछ वही, मतलब प्रीवियसली आपने कुछ भी
फॉलो नहीं किया, प्रीवियसली कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ग्राउंड जीरो से किसी चीज के बारे में रिसर्च करना ग्राउंडेड थ्योरी के अंडर आता है। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी बिगिंस विद नो प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी। ठीक है, पहले से कोई भी उसकी थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है, हाइपोथेसिस नहीं होती है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइंडिंग्स, और क्या फाइंड करने वाले हैं उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं होता है, क्योंकि ग्राउंड जीरो से शुरू करने वाले हैं और क्या फाइनली निकल के आएगा आउटकम ये पता नहीं होता। इट ओनली डिस्क्राइब द टॉपिक ऑफ स्टडी एंड फैसिलिटेज अ थ्योरी टू इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा। ठीक है, ये केवल क्या करता है, इनिशियली केवल जो स्टडी ऑफ टॉपिक है, जो भी टॉपिक है स्टडी का वो बताता है। ठीक है, और बाकी जो भी डेटा होता है वो जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है वैसे वैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, विच इंप्लाइज द थ्योरी इज ग्राउंडेड इन द डेटा। ठीक है, जो इंप्लाइज करता है कि जो थ्योरी बनाई गई है वो जीरो लेवल से यानी कि ग्राउंड से बनाई गई है, उसका कोई प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी अवेलेबल नहीं थी। द रिसर्चर्स सेलेक्ट इंडिविजुअल केस ऑन थ्योरी एंड पर्पस। ठीक है, तो जो रिसर्चर होता है वो इंडिविजुअल केसेस उठाता है, और सैम्पलिंग नॉट रैंडमली नहीं होती है, यानी कि किसी ना किसी करेक्टरिस्टिक बेस्ड होती है। कलेक्शन एंड एनालिसिस डेटा साइमल्टेनियसली डेवलप एडिक्वेट थियोरिटिकल conceptual of findings and allows findings and conceptual to grow together and cross fertilize। ठीक है, सबसे पहले रिसर्चर क्या करता है, इंडिविजुअल केसेस को उठाता है, डेटा कलेक्ट करता है, उन्हें एनालाइज करता है साथ साथ। ठीक है, और फिर अपनी थियोरिटिकल थ्योरी प्रोड्यूस करता है, जो किस बेसिस पे होती है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होती है। ठीक है, और उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी फाइंडिंग्स को साथ साथ रखकर फिर आगे उसको वैलिडेट करता है। ठीक है, वैलिडेट भी होना चाहिए ना, कोई भी थ्योरी आपने दे दी लेकिन वो कितनी सच है उसकी वैलिडेशन भी होना चाहिए। तो जो थ्योरिटिकल एनालिसिस की है और जो कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं उन दोनों को क्रॉस चेक करके उनका वैलिडेशन होता है। तो ये होती है ग्राउंडेड थ्योरी, जिसमें कोई भी प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी अवेलेबल नहीं होती, ग्राउंड जीरो से जो रिसर्च की जाती है। तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये आज कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको आपका आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज अपने कमेंट्स दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स ही मोटिवेट करते हैं और अच्छे लेक्चर्स बनाने के लिए। तो प्लीज give your support to me. Thank you so much. Take care. Bye bye.